हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो स्टोरी है ये स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। अब खुद ही स्टोरी को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। और ये स्टोरी देखते देखते जो आपके दिल में जो हलचल मचेगी और जो आपको जो क्यूरियोसिटी होगा, आप मैं क्या ही बताऊँ। हम सीधे वीडियो प्ले करते हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। स्टोरी की शुरुआत होती है हिवॉन से, जो एक हाई स्कूल टीचर है और हाथ में पकड़े प्रेगनेंसी टेस्ट को घूर रही है। टेस्ट पे 2 लाइंस थीं। उसकी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। 2 लाइंस कुछ लोगों के लिए ये खुशी और उम्मीद ला सकती हैं, लेकिन दूसरों के लिए ये सबसे बुरी खबर भी हो सकती है। वो बार बार खुद से कह रही थी कि ये सही नहीं हो सकता, टेस्ट गलत होगा। उसने सोचा कि वो एक और टेस्ट करे भी, सिर्फ कॉन्फर्मेशन के लिए। 1 महीने पहले हिवॉन अपने दोस्तों मीरान और मिनलोक से मिली थी। वे दोनों एक्साइटेड थे और उन्होंने बताया कि वे अब डेटिंग कर रहे हैं। उनका पहला दिन था कपल के रूप में। हिवॉन को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने मुस्कुराकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, लेकिन अंदर से उसका दिल भारी हो चुका था। उसे उनके लंबे फ्रेंडशिप की याद गमा रही थी। ये तीनों मिडिल स्कूल से और उससे भी पहले मिनवोक और हिवॉन बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। मीरान बाद में इनसे जुड़ी थी और धीरे धीरे तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रियो बन गए थे। हिवॉन हमेशा मानकर चलती थी कि उनकी फ्रेंडशिप हमेशा चलेगी, लेकिन अब सब बदल गया था। उसे यह एहसास हुआ कि वो मिनवुक से बहुत समय से प्यार करती थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि उसने अपनी फीलिंग्स को दबाकर रखा था ताकि फ्रेंडशिप खराब ना हो जाए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा जब उसके 2 करीबी दोस्त कपल बन जाएंगे। उन्हें साथ देखकर उससे भरोसा टूटने और हार्ट ब्रेक जैसा महसूस हुआ, पर उसने ये सब छुपाए रखा। उसने खुद को समझाया कि उसका प्यार शायद कभी पूरा होने के लिए था ही नहीं। लेकिन उसे सबसे ज्यादा मीरॉन की ओवर शेयरिंग से चोट पहुंची। एक दिन मीरॉन ने एक्साइटमेंट में बताया कि मिनवो कितना अमेजिंग है और उसकी बेड टेक्निक बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ तक कि उसने जोकिंगली कहा कि अगर उसे पहले पता होता कि वो इतना अच्छा है तो वो उसे पहले ही डेटिंग कर लेती। हिवान ने खुद को मजबूर किया कि वो मुस्कुराए, लेकिन मीरॉन का हर शब्द उसके दिल में चुभ रहा था। मीरॉन और भी बताती गई कि पिछली रात कितनी इंजॉयबल थी, और फिर उसने मजाक में हिवॉन से पूछा कि उसे कब ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा। हिवॉन, जो हमेशा परफेक्ट टीचर बनने का सपना देखती थी, प्योर, डिसिप्लिन्ड और मॉरल, बहुत हर्ट और कंफ्यूज्ड हो गई। उसने हमेशा खुद को ऐसी चीजों से दूर रखा था, ये सोचकर कि उसे शादी तक प्योर रहना चाहिए। लेकिन अब जेलसी और क्यूरियोसिटी दोनों एक साथ उसके अंदर जागने लगी। वो सोचने लगी कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसे प्यार करे, कोई ऐसा जो उसे भी स्पेशल फील करवाए। उस रात मीरॉन की बातें उसके दिमाग में बार बार दौड़ रही थी। उसे लगा कि मीरॉन बहुत शेमलेस है और समझ ही नहीं रही कि उसके वर्ड्स कितनी तकलीफ दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हिवॉन भी खुद सोचने लगी कि क्या वाकई इतना अच्छा होता है, क्या ये एक्सपीरियंस इतना स्पेशल हो सकता है। तभी उसकी नजर उस बिजनेस कार्ड पर पड़ी जो मीरॉन ने उसे दिया था। ये एक हाई एंड मेंबर्स ओनली बार का कार्ड था। मीरॉन ने उसे कहा था कि इसे रख ले, कभी भी काम आ सकता है। कार्ड को हाथ में पकड़कर हिवॉन ने एक फैसला लिया। 27 साल तक उसने अपनी प्योरिटी को संभाल कर रखा था, लेकिन उस रात उसने तय किया कि वो जानना चाहती है कि वो क्या मिस कर रही थी। वर्तमान में वापस जब बाथरूम काउंटर पर कई प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स फैली हुई थी, हिवॉन ने कंफर्म कर लिया कि वो प्रेग्नेंट है। पैनिक उसके दिमाग में भर गया। वो बार बार सोच रही थी, अब क्या करूं। उसी समय मीरान बिना दरवाजा खटखटाए कमरे में आ गई। हिवॉन ने जल्दी से टेस्ट छुपाने की कोशिश की और घबराकर कहा कि बस एक्सरसाइज कर रही थी, स्टैमिना इंप्रूव करने के लिए। मीरान हंसी और बोली, अच्छा है, करती रहो। जैसे ही वो बाहर गई, हिमॉन ने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ देर बाद ही मीरान अचानक वापस आ गई। उसने हिवॉन को सस्पिशियस नजरों से देखा और टेस्ट किट्स पर उसकी निगाह टिक गई। शॉक्ड होकर उसने पूछा, कहीं हिवॉन का कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड तो नहीं है, और वो इतनी बड़ी बात उससे छुपा क्यों रही है। हिवॉन हकलाते हुए बोली कि बात वैसी नहीं है जैसी मीरॉन सोच रही है। लेकिन मीरॉन ने ऊंची आवाज में पूछा कि पिता कौन है और क्या वो एक अच्छा इंसान है। हिवॉन ने नजरें झुका लीं और कांपती हुई आवाज में कहा कि उससे नहीं पता। मीरॉन और शॉक्ड हो गई और प्रैक्टिकली चिल्ला पड़ी, मतलब क्या, कैसे नहीं पता। हिवॉन ने धीरे से कहा कि उसे पता है वो कौन है, लेकिन वो उसे जानती नहीं है। मीरान डिसबिलीफ में रह गई। उसने मांग की कि हिवॉन सब क्लियरली बताए। फिर हिवॉन ने कन्फेस किया कि वो उसी बार गई थी जिसके बारे में मीरॉन ने उसे बताया था। मीरॉन की आंखें फैल गई। उसने पूछा कि क्या हिवॉन सच में कह रही है कि उसने वन नाइट स्टैंड किया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हिवॉन ऐसा कुछ कर सकती है। हिवॉन ने उसे याद दिलाया कि मेंबरशिप कार्ड तो मीरॉन ने ही दिया था। मीरॉन ने लंबी सांस ली और खुद को ब्लेम किया कि उसने कभी उसे वो जगह बताई ही क्यों। उसने कहा कि उसने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि हिवॉन वहां सच में जाएगी। फिर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली कि हिवॉन को कम से कम प्रोटेक्शन तो यूज करनी चाहिए थी। उसने तुरंत कहा कि वे दोनों क्लिनिक जाएंगी और पूछा कि हिवॉन कब फ्री होगी। हिवॉन ने बताया कि वो 5 बजे तक काम कर लेगी। मीरॉन ने कहा कि वो उसे पिकअप करने आएगी। शाम को दोनों काम के बाद साथ क्लिनिक पहुंचे। हिवॉन ने एलिगेंट तरीके से कपड़े पहने थे और ग्लासेस लगाए थे ताकि कंपोज्ड लगे। मीरॉन ने पूछा कि वो ऐसे ड्रेस क्यों कराई है।
हिवॉन ने नर्वसली कहा कि टीचर होने के नाते उसे मॉडल इमेज मेंटेन करनी होती है और वो पहचान में नहीं आना चाहती। मेरॉन ने आंखें घुमाई और कहा कि ऐसे ड्रेस होने से वो ज्यादा नोटिसेबल लग रही है। उसने कहा कि गायनेकोलॉजिस्ट के पास आना किसी शेम की बात नहीं है। उसने जोर देकर कहा कि वो तुरंत अपने ग्लासेस उतार दे। मीरॉन ने उसकी पर्सनैलिटी को जानते हुए पहले ही सब प्लान कर लिया था। वो प्राउडली बोली कि वो उसे एक लग्जोरियस प्राइवेट क्लिनिक लेकर आई है ताकि उसे कोई जान पहचान वाला ना मिले। उसने कहा कि वो रिलैक्स करे, उसने हर चीज सोच रखी है। हिबॉन ने उसे धन्यवाद कहा, लेकिन तभी वो फ्रीज हो गई। उनके कुछ कदम आगे मिनवुक खड़ा था। उसे देखकर उसका दिल रुक लिया। शॉक्ड होकर उसने मीरॉन की तरफ देखा और पूछा कि वो वहां क्यों है। मीरॉन ने कामली जवाब दिया कि उसने उसे बुलाया था क्योंकि उसे लगा कि 3 लोग मिलकर बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। हिवॉन का चेहरा सफेद बढ़ गया। उसने कहा कि मीरॉन को कम से कम पूछ तो लेना चाहिए था। मीरॉन ने कहा कि इसमें छिपाने वाली क्या बात है, वे इतने साल से दोस्त है। लेकिन हिवॉन का पैनिक बढ़ रहा था। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि जिस आदमी को उसने सालों से चुपचाप प्यार किया था, अब उसे पता चलेगा कि वो अनवेड मदर बनने वाली है। मीरॉन ने प्रैक्टिकल टोन में पूछा कि क्या हिवॉन को बच्चे के पिता के बारे में कोई जानकारी सच में नहीं है। उसने कहा कि हिवॉन को कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए उसे ढूंढने की। हिवॉन ने हिचकिचाते हुए कहा कि उस आदमी ने बताया था कि उसका मेन काम मॉनिटरिंग था। मीरॉन ने पूछा कि क्या वो उस सिक्योरिटी फील्ड में है। हिवॉन ने सिर हिलाया। उसे कुछ नहीं पता था। उसने सिर्फ इतना याद किया कि उसका काम मॉनिटरिंग से जुड़ा है। मीरॉन ने कहा कि शायद वही मेंट था, लेकिन उसे लगा हिवॉन कहीं और खोई हुई है। हिवॉन के दिमाग में उस आदमी का चेहरा घूम रहा था, हैंडसम और उसकी डीप काम आवाज जो उसके मन में गूंज रही थी। मीरॉन ने उसे ड्रीम एक्सप्रेशन में देखकर डांटा और कहा कि वो रोमांटिक डिटेल्स नहीं सुनना चाहती, कुछ ऐसा बताओ जो पहचान में मदद करे। हिवॉन ने कन्फेस किया कि वो कुछ नहीं जानती, ये उसकी पहली बार थी। मीरॉन ने सांस ली और टीजिंग में पूछा कि एक्सपीरियंस अच्छा था और क्या वो खुद पर प्राउड है। फिर टोन सीरियस हो गई। उसने कहा कि ये सिचुएशन मजाक नहीं है। हिवॉन ने चुपचाप सिर हिलाया और माना कि बात बहुत सीरियस हो चुकी है। तभी क्लिनिक में एक हाई स्कूल स्टूडेंट दाखिल हुई जिसकी यूनिफॉर्म बहुत फेमिलियर लग रही थी। मीरॉन ने पूछा कि क्या ये वही यूनिफॉर्म है जो हिवॉन के स्कूल में होती है। हिवॉन का दिल उछल गया। वो तुरंत पीछे मुड़ गई, डरते हुए कि कहीं उसे कोई पहचान न ले। उसने मीरॉन से फुसफुसा कर कहा कि उसने प्रॉमिस किया था कि यहाँ कोई नहीं मिलेगा। मीरॉन ने उसे रीअश्योर किया कि इतनी एक्सपेंसिव क्लिनिक में स्टूडेंट्स आना ही रेयर है। लेकिन हिवॉन की आंखें एक लड़की से हट ही नहीं रही थी। हुआन की नजर जिस लड़की पर पड़ी वो उसे बहुत ज्यादा फेमिलियर लगी। फिर अचानक उसे याद आया, उसका नाम कैन था, वही कैन जो हुआन की होमरूम स्टूडेंट थी। हुआन का दिल घबरा गया। उसने उस आदमी को भी देखा जो कैन के साथ खड़ा था और उसे उसका अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। जब उसने मिरन को ये बात बताई तो मिरन ने बिल्कुल कैजुअली कहा कि वो आदमी शायद उसका गार्डियन या कोई रिलेटिव होगा। लेकिन हुआन का मन मानने को तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद कैन भी उसी तरह की किसी मुश्किल में है जैसी वो खुद है। मिरन ने उसे शांत करवाने की कोशिश की, कहा कि हर कोई गायनेकोलॉजिस्ट के पास एक ही वजह से नहीं आता। लेकिन हुआन का कंसर्न बढ़ता ही गया। वो सीधा कैन के पास पहुंच गई। आंखों में डर और प्यार दोनों भरे हुए थे। उसने सॉफ्टली पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। उसकी अपनी आंखें भी नम हो गई और उसने धीरे से लड़की को वादा किया कि वो उसके साथ है, जो भी हो वो उसकी मदद करेगी। कैन तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी टीचर अचानक ऐसा क्यों बोल रही है। हुआन कुछ कह पाती उससे पहले ही कैन के साथ खड़ा आदमी आगे आया और पोलाइटली पूछा कि क्या कोई प्रॉब्लम है। हुआन ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और अचानक गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया। वो चिल्लाई कि एक अडल्ट होकर तुम्हें जिम्मेदारी से बिहेव करना चाहिए। लेकिन उसी पल वो ठिठक गई। उसकी सांस रुक गई, आंखें फैल गई, पूरा शरीर जड़ हो गया। जिस आदमी का कॉलर उसने पकड़ा था वो वही आदमी था, वही इंसान जिसके साथ उसकी वो रात बीती थी, वही जो उसकी बच्चे का पिता था। उसके पैर कांप गए। कुछ देर तक तो वो हिल भी नहीं पाई। मिरन दौड़कर आई और उसे पीछे खींचने लगी, पूछती कि वो पागल क्यों हो रही है। मिनवुक भी शॉक था और बोला कि क्या उसने दिमाग खो दिया है। हुआन डर के मारे मिरन के पीछे छिप गई। उसकी आवाज कांप रही थी और उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा कि यही वो आदमी है, मेरे बच्चे का पिता। मिरन स्तब्ध रह गई। फिर होश में आते ही उस आदमी को डांटने लगी, कहती कि किस हक से उसने हुआन का ऐसा हाल किया, उसे प्रेग्नेंट छोड़ दिया। लेकिन मिनवुक ने जल्दी से उसे रोका, बोला कि सीन मत बनाओ। वो आदमी जिसका नाम बाद में पता चला दुजिन, पूरी तरह कंफ्यूज था। उसने कैन से पूछा कि ये कौन है। बस उसी पल हुआन को उसकी आवाज सुनाई दी, वही गहरी शांत आवाज जो उसे उस रात सुनाई दी थी, जिसने उसे काम होने को कहा था, डरने को मना किया था। वही आवाज जिसे वो कभी भूल नहीं पाई। कैन ने सबको समझाते हुए कहा कि हुआन उसकी होमरूम टीचर है। फिर उसने सबको अपना परिचय करवाया, कहा कि वो उसका अंकल है और उसका नाम है दुजिन। मिरन को यकीन नहीं हुआ। उसने शक से पूछा कि क्या वो सच में उसका अंकल है या बस प्रिटेंड कर रहा है।
कैन इरिटेट हो गई। उसने कहा कि वो सच में उसका अंकल है और चाहे तो लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखा सकती है। मिरन ने तुरंत हाथ खींच लिया, कहा इसकी जरूरत नहीं है। फिर दुजन ने काम होकर हुआन से कहा कि चूंकि वो कैन की टीचर है, उसे समझ नहीं आया कि उसने उसका कॉलर क्यों पकड़ा, लेकिन अगर वो शांत हो जाए तो वो प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस कर सकेगा। हुआन को अपनी बेवकूफ़ी का अंदाजा हो गया। उसने तुरंत माफ़ी मांगी। फिर उसने कैन से पूछा कि वो क्लिनिक क्यों आई है। कैन ने घबराकर कहा कि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और उसके फैमिली इश्यूज थोड़े अनयूजुअल हैं। वो डिटेल्स शेयर करने में ऑकवर्ड थी, लेकिन दुजन कैजुअली बोल गया कि कैन को जल्दी ही एक और सिबलिंग मिलने वाला है। कैन शर्म के मारे लाल पड़ गई और हुआन से रिक्वेस्ट की कि ये बात स्कूल में किसी को ना बताए। हुआन ने वादा किया कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगी। अंदर ही अंदर हुआन एम्बैरेसमेंट में डूब गई। उसे लगा कि उसने बेवजह इतना ड्रामा किया, केवल इसलिए क्योंकि वो खुद प्रेग्नेंट थी। उसे लगा कि वो कितनी बड़ी फूल है। कैन ने फिर पूछा कि हुआन क्लिनिक क्यों आई है। तुरंत दिमाग जलाते हुए हुआन ने झूठ बोल दिया कि मिरन प्रेग्नेंट है। उसने कहा कि वो तीनों बचपन के दोस्त हैं और भले मिरन की शादी अभी नहीं हुई है, लेकिन होने वाली है। लेकिन उसी वक्त एक नर्स ने लॉबी में आकर जोर से हुआन का नाम पुकार दिया। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। मिरन और मिनवू घबरा गए और नर्स को रोकने भागे। हुआन को लगा कि अब तो वो बिल्कुल फंस चुकी है। अगले सीन में चारों मिरन, मिनवो, कैन और दुजन वेटिंग एरिया में बैठे थे। मिरन ने कैन को कहा कि किड तुम्हें अब जाना चाहिए, लेकिन कैन ने तुनकर कहा कि उसका नाम किड नहीं है और वो हुआन का इंतजार करेगी। मिरन ने सोचा कि शायद हुआन नहीं चाहेगी कि उसकी स्टूडेंट उसे इस हाल में देखे। उधर मिरन की नजर धीरे धीरे दुजन पर गई। उसने उसे गौर से देखा। वो कोई चीप या शेडी आदमी नहीं लग रहा था, बल्कि बेहद रिफाइंड, क्लासी, रिच, वेल ड्रेस्ड, हैंडसम, सब कुछ। उसके चेहरे पर एकदम परफेक्ट पोकर फेस था। ना कोई परेशानी, ना कोई गिल्ट, बस काम और कंट्रोल। वो सोचने लगे कि इतने कंपोज्ड तरीके से वो बैठा है, जबकि सामने वो औरत बैठी है जिसके साथ उसने वन नाइट स्टैंड किया था, और वो भी प्रेग्नेंट। उसे क्यूरियोसिटी भी हुई कि आखिर वो सोच क्या रहा है। एक पल के लिए उसे वो अट्रैक्टिव भी लगा, लेकिन उसने खुद को तुरंत डांट दिया और सोचा, हुआन तुमने क्या कचरा कर दिया। दूसरी तरफ दुजिन गहरी सोच में था। उसे भी एहसास हो गया था कि वो वही लड़की है। वही रात, उसके लाइफ का पहला और अकेला वन नाइट स्टैंड। उसे वो रात बहुत अच्छी तरह याद थी। वो कोई बुरी मेमोरी नहीं थी, बल्कि सरप्राइजिंगली अच्छी थी। अगले दिन जब वो उठा तो थोड़ा डिजी था, लेकिन स्ट्रेंजली हैप्पी भी था। फिर उसने टेबल पर वो चीज देखी जिसने उसे चोट पहुंचाई। एक छोटा सा कैश का बंडल। शुरू में उसे लगा कि मजाक है, लेकिन फिर शेम और गुस्सा दोनों महसूस हुआ। उसे वो ऑकवर्ड लड़की याद आई जो जाने से पहले कांप रही थी। अब उसे लग रहा था कि शायद वो पैसे उसके लिए इंसल्ट थे, जैसे वो बस एक रात की कीमत था। किसी औरत ने उसे पैसे देके छोड़ा था, ये बात वो कभी भूल नहीं पाया। उसने उसे ढूंढने की भी कोशिश की थी, बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो जैसे गायब ही हो गए। उसे कभी लगा ही नहीं थी कि वो लड़की उसकी भांजी की टीचर निकलेगी। उसके अंदाजे से मिनहुक नाम का वो आदमी, जो लंबा और दुबला पतला था जैसे कोई सूखी छड़ी, उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि वो उसका पति हो सकता है। इसके अलावा अगर वो शादीशुदा होती तो अपने दोस्तों के साथ मिलकर गायनेकोलॉजिस्ट के पास क्यों आती। क्लिनिक के अंदर वान डॉक्टर के साथ बैठी थी। डॉक्टर ने उसे बताया कि वो प्रेग्नेंट है और पूछा कि क्या वो अकेली आई है, क्या उसका हस्बैंड उसके साथ नहीं आया। वन कुछ पल के लिए हिचकिचाई, समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। उसने एक पल को सोचा कि कह दे उसका पति बाहर इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि डॉक्टर ऐसे सवाल पूछ ही क्यों रही थी। तभी डॉक्टर ने समझाया कि उनकी क्लिनिक अबॉर्शन सर्विसेज नहीं देती, और अगर वो इसी वजह से आई है तो उसे किसी दूसरी जगह जाकर जल्दी फैसला करना चाहिए। ये सुनकर वान को बुरा लगा। उसने डॉक्टर से कहा कि उनकी बात बहुत रूखी थी। डॉक्टर हैरान रह गई और पूछा कि उसने गलत क्या कहा। वान ने कहा कि भले ही शादी के बाद प्रेग्नेंट होना कोई बड़ी बात नहीं होती, पर एक गायनेकोलॉजिस्ट को किसी पेशेंट से इतनी कैजुअली अबॉर्शन की बात नहीं करनी चाहिए। उसने कहा कि एक डॉक्टर का काम नई जिंदगी को दुनिया में लाना है, इसलिए उसे कम से कम थोड़ी संवेदनशीलता तो दिखानी चाहिए। भले ही वो खुद इस बेबी को पूरी तरह तैयार होकर वेलकम ना कर रही हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि डॉक्टर इतनी हल्के ढंग से नए जीवन के बारे में बात करे। डॉक्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा कि शायद वान ने उसके मतलब को गलत समझा। क्लिनिक से बाहर निकलने के बाद भी वान परेशान थी। उसे बार बार वही बात याद आ रही थी कि डॉक्टर ने कितनी आसानी से एक प्रेग्नेंट औरत के सामने अबॉर्शन की बात कर दी। जैसे ही वो बाहर आई, सियान ने उसे पुकारा और पूछा कि क्या उसका काम हो गया। वान ये देखकर चौंक गई कि सियान और दुजिन दोनों अभी तक उसका इंतजार कर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे अभी तक क्यों नहीं गए।
दोनों सियान और मिरोन चिंता भरे चेहरे के साथ उसके पास आए और पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा, सब ठीक है या नहीं। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली कि सब बिल्कुल ठीक है। उसने कहा कि वो पहले भी बता चुकी थी कि वो इस विजिट को खुद संभाल सकती है और एक सिंपल यूटेराइन कैंसर चेकअप के लिए उन्हें इतना दूर आने की जरूरत नहीं थी। उसने उनकी चिंता के लिए थैंक यू भी किया। तभी मिनहुक ने बीच ने कहा कि वे यूटेराइन कैंसर चेकअप के लिए आए ही नहीं थे। ये सुनते ही वन चिढ़ गई और उसने उसे हल्का सा ठोकर मार दिया। फिर जल्दी से सियान से बोली कि ये बस उसके दोस्त हैं जो उसके साथ एक सिंपल हेल्थ चेक के लिए आए थे। वो हंसकर बोली कि वो बहुत लकी है कि उसे इतने लॉयल दोस्त मिले हैं। लेकिन तभी एक नर्स बाहर आई और वन को उसके बच्चे की अल्ट्रासाउंड तस्वीर पकड़ा दी, याद दिलाते हुए कि इसे भूलना मत। उसी पल सब साफ हो गया और अब उसके पास कोई बहाना नहीं बचा। कुछ देर बाद वान और दुजिन एक रेस्टोरेंट में साथ बैठे थे। माहौल शांत और थोड़ा ऑकवर्ड था। कुछ समय बाद दुजिन ने पूछा कि क्या अब वो बेहतर महसूस कर रही है। उसने धीरे से माफी मांगी। उसने कहा कि वो पहले नर्वस लग रही थी, इसलिए उसे लगा कि शायद उसे कोई बात परेशान कर रही थी। वान ने कहा कि वो नर्वस नहीं थी। विषय बदलने की कोशिश में उसने कहा कि सियान के अंकल होने के नाते उसकी अपनी चिंताएं होंगी और वो समझती है कि उसके पिछले कामों को जस्टिफाई करना मुश्किल है। लेकिन तभी वो शांत आवाज में बोला कि उसका नाम दुजिन है और वो सियान का अंकल नहीं है। वान हैरान रह गई, समझ नहीं पा रही थी कि वो ये बात इतनी जोर देकर क्यों कह रहा है और इतना एरोगेंट क्यों बिहेव कर रहा है। उसे लगा कि शायद वो उसका मजाक उड़ा रहा था। उसे ये तक शक होने लगा कि क्या वो वही आदमी है जो उस रात साथ था या वो सब गलत याद कर रही थी। खुद को संभालते हुए वान ने कहा कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ और अपनी टीचर वाली प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखना चाहती है। उसकी निजी परिस्थितियां चाहे जो भी हों, वो अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा पूरी कोशिश करती है। उसने माना कि दुजन उसकी बातों को नैतिक रूप से गलत समझ सकता है, लेकिन उसने साफ कहा कि वो गलती उसकी जिंदगी में सिर्फ एक बार हुई थी। उसने कहा कि वो जल्द ही सियान से बात कर लेगी और उससे ये उम्मीद की कि वो इस मामले को शांत रखे। फिर वो उठ खड़ी हुई और बोली कि अगर बात खत्म हो गई हो तो वो चलती है। उसका दिल भारी था। दुजिन ने एक शब्द भी नहीं कहा था, फिर भी उसे लग रहा था जैसे सारी गलती उसी की हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना शांत क्यों है, मानो सब ठीक हो। दिन भर में बहुत कुछ हो चुका था और उसके पास अब और एनर्जी नहीं बची थी कि वो उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करे। वो जाने ही वाली थी कि अचानक दुजिन ने पूछा कि क्या वो बच्चा उसका है। उसकी नजरें सीधी उसके पेट पर थी। चौंक कर उसने तुरंत अपना पेट ढक लिया और कहा कि ये उसका बच्चा नहीं है, केवल उसका अपना है। दुजिन ने गंभीरता से कहा कि वो बात करना चाहता है। उसने पूछा कि क्या वो बिना बात साफ किए चली जाएगी। वो हिचकी जाई, समझ नहीं पा रही थी कि वो आगे क्या कहने वाला है। तभी उसने फिर पूछा कि क्या वो बच्चा उसका है। वान ने सख्ती से मना करते हुए कहा कि ऐसा सोचने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि उनके बीच कुछ था ही नहीं। लेकिन दुजिन ने उसे उस रात की बात याद दिलाई कि उसने कोई सुरक्षा इस्तेमाल नहीं की थी और वो उसकी पहली बार थी। ये सुनकर वान अपना गुस्सा नहीं रोक पाई। उसने ऊंची आवाज में कहा कि वो उसका पिता नहीं है। उसने कहा कि उसने सब संभाल लिया है और वो बच्चा किसी और का है जिससे वो जल्द ही शादी करने वाली है। उसने कहा कि उसने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं और बात यहीं खत्म होनी चाहिए। लेकिन दुजिन को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि अगर उसकी बात सच होती तो इसका ये मतलब निकला कि वो एक आदमी से शादी करने की सोच रही है, जबकि किसी दूसरे आदमी के साथ ही जिसे वो बार में मिली थी और फिर दोस्तों के साथ प्रेगनेंसी कंफर्म करवाने गई थी। उसने कहा कि उसकी कहानी का कोई मतलब नहीं बनता। वहान ने कहा कि चाहे उसकी बातों से अनरीजनेबल लगे, फिर भी ये उसकी पर्सनल लाइफ है और इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर उसे टीचर वाले क्वालिफिकेशन की चिंता है तो वो खुद सियान के पेरेंट्स से बात कर लेगी। उसने कहा कि वो उसकी पर्सनल लाइफ से दूर रहे। दुजिन ने पूछा कि वो इतनी जिद क्यों कर रही है। उसने कहा क्योंकि वो सच में उसका पिता नहीं है। लेकिन उसने कहा कि सारी परिस्थितियां उसी की तरफ इशारा करती हैं। फिर शांत आवाज में उसने कहा कि शायद दोनों को थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि ये स्थिति दोनों के लिए ही अनएक्सपेक्टेड थी। उसने कहा कि वो अगले दिन फिर मिलकर बात कर सकते हैं। उसने ये भी कहा कि उसके दोस्त बाहर इंतजार कर रहे हैं और उसे दूसरे कामों के कारण उसे छोड़कर नहीं जा सकता। उसने कहा कि वो सुरक्षित घर पहुंचे और अगले दिन मिलते हैं। जैसे ही वो बाहर निकला उसने उसे आवाज दी के रोके, लेकिन वो चलता रहा। वो अकेली रह गई, चुपचाप खड़ी, सोचती हुई कि आखिर वो उससे चाहता क्या है। बाहर मिरौन और मिन्हो कार में इंतजार कर रहे थे। जब वान ने मिरौन को कॉल करके बताया कि वो खुद ही घर चली जाएगी तो मिरौन ने हामी भर दी। उसने मिन्होक से कहा कि वान ने बताया है कि वो पहले अपनी माँ के पास जाएगी, शायद क्योंकि उसे थोड़ी सांत्वना चाहिए। मिन्होक ने चिंता से भौहें सिकोड़ ली और पूछा कि वान अचानक वहां क्यों जाएगी, जबकि वो अपनी माँ के साथ हमेशा तनाव में रहती है। उसने कहा कि शायद उसे जाकर ले आना चाहिए ताकि वो अकेली न जाए। मिरौन इस बात पर चिढ़ गई और पूछा कि आखिर वो बॉयफ्रेंड किसका है। उसने कहा कि मान कोई बच्ची नहीं है जिसे वो यूं पी के पीछे भागता रहे। मिन्हुक ने कहा कि उसने कभी ये दावा नहीं किया कि हाइवन सिर्फ उसकी दोस्त है।
ये सुनकर मेरॉन और भी ज्यादा नाराज हो गई। उसने कहा कि उन्हें एक दूसरे से मिले हुए 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन जैसे ही उसने हाइवॉन का नाम लिया वो बिना झिझक दौड़ा चला आया। मिन ह्यूक ने समझाने की कोशिश की कि वो अपनी स्टार्टअप में बहुत बिजी था और मेहरॉन भी अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन मेहरॉन को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि वो कई दिनों से उसके मैसेज का ठीक से जवाब भी नहीं दे रहा था, हमेशा बिजी होने का बहाना बनाता था, लेकिन जैसे ही बात हाइवॉन की आई उसकी प्रायोरिटी अचानक बदल गई। उसने पूछा कि वो ऐसा अलग व्यवहार क्यों कर रहा है। मिन्यूक ने कहा कि वो ओवर रिएक्ट कर रही है। डेटिंग शुरू होने से पहले वे तीनों एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त थे और उनके रिश्ते में कुछ भी गलत नहीं था। उसने कहा कि हाइवॉन का और कोई है नहीं और ऐसे दिन पर उसका चिंता करना स्वाभाविक है। उसने मेरॉन से ऐसी बातें ना कहने को कहा। मेरॉन चुप हो गई, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। इसके बाद हाइवॉन अपनी माँ से मिलने गई। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। उसकी माँ ने दरवाजा खोला और उसे थका हुआ देखकर हैरान हो गई। उन्होंने पूछा कि वो इतनी थकी हुई क्यों लग रही है। हाइवॉन हल्की मुस्कान के साथ बोली कि माँ बहुत अच्छी लग रही हैं। माँ ने उसे उसके बात करने के तरीके पर टोका और कहा कि वो अपनी माँ से बात कर रही है। माँ 2 कप कॉफी लाई और पूछा कि वो हफ्ते के बीच में क्यों आई है, क्या कोई जरूरी बात थी। हाइवॉन ने धीरे से कहा कि कुछ खास नहीं। माँ ने ठीक है कहकर सिर हिला दिया। हाइवॉन चुपचाप बैठी सोच रही थी कि वो यहाँ दिलासा पाने नहीं आई थी, लेकिन उसे लगा था कि कम से कम माँ पूछेंगी कि वो कैसी है। लेकिन उसे पता होना चाहिए था कि ऐसा नहीं होगा। बातचीत बढ़ाने के लिए उसने पूछा कि क्या माँ ने उसके पिता के बारे में कुछ सुना है, और फिर बताया कि उसकी सबसे छोटी बहन अब मिडिल स्कूल में है और टीनेज में पहुंच रही है। उसकी माँ ने भौहे चढ़ाते हुए पूछा कि वो उस लड़की के बारे में ऐसे क्यों बात कर रही है जैसे वो उसकी अपनी फैमिली हो। हाइवॉन ने कहा कि फिर वो उसे और क्या कहे। उसकी माँ ने ठंडे स्वर में कहा कि उसे ये पसंद नहीं कि हाइवॉन उसके पति की बेटी को अपनी बराबरी या परिवार की तरह समझे। हाइवॉन ने कड़वाहट से सोचा कि अगर कोई ये बातचीत सुन ले तो सोचेगा कि वो प्यार भरे परिवार में पली बढ़ी है, लेकिन सच ये था कि उसकी माँ ने उसे कभी सच्चा प्यार दिया ही नहीं था। वो सोचने लगी कि वो यहाँ आई ही क्यों। शायद वो कोई सलाह चाहती थी। अविवाहित माँ बनने का ख्याल उसे डरा रहा था। उसे पता था कि उसकी माँ क्या कहेंगी। वो हमेशा अनचाही प्रेगनेंसी के खिलाफ रही हैं और निश्चित ही उसे बच्चा गिरवाने के लिए कहेंगे। हिम्मत जुटाकर हाइवॉन ने पूछा कि क्या उसकी माँ अब भी अपने पिता से नफरत करती हैं, जबकि वे एक समय एक दूसरे से प्यार करते थे। माँ ने शक भरी नजर से उसे देखा और कहा कि लग रहा है हाइवॉन कुछ कहना चाहती है। हाइवॉन ने झिझकते हुए पूछा, क्या उसकी माँ उससे भी नफरत करती हैं? अगर वो अपने पिता से इतनी नफरत करती थीं तो क्या उससे भी? माँ की आवाज़ ठंडी हो गई। उन्होंने कहा कि हाइवॉन बेकार की बातें बंद करे और घर चली जाए, देर हो रही है। लेकिन हाइवॉन नहीं रुकी। उसने पूछा कि ये बेकार कैसे है। उसे जानने का पूरा हक है कि बचपन में ऐसी चीज़ों का इल्ज़ाम उस पर क्यों लगाया जाता था जो उसकी गलती ही नहीं थी। माँ की आवाज़ गुस्से में तेज हो गई। हाइवॉन ने फिर पूछा कि क्या माँ इतनी दुखी थी कि मजबूरी में उसके पिता से शादी करनी पड़ी? क्या उसकी मौजूदगी ने ही उनकी ज़िंदगी खराब कर दी? आखिर में उसकी माँ बोली कि दुनिया में बहुत लोग अनचाही प्रेगनेंसी को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि हाइवॉन को हर ज़रूरत की चीज़ मिले। हाइवॉन की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा कि चाहे उन्होंने सब कुछ दिया हो, प्यार कभी नहीं दिया। उसने माफी मांगी कि वो आई ही क्यों और उसका मन दुखाया और फिर उठकर चली गई। जाते वक्त उसने सोचा कि उसकी माँ ने ये भी नहीं कहा कि वो उससे नफरत नहीं करती, तो शायद वो करती ही थी। जैसे ही वो घर से निकलने लगी, उसकी माँ ने पीछे से आवाज़ लगाई, पूछा कि कुछ हुआ है क्या, वो ठीक है? लेकिन हाइवॉन बिना रुके चलती रही। उधर दुजिन के ऑफिस में उसका सेक्रेटरी खाना लेकर आया। उसने कहा कि वो उसके लिए डिनर लाया है। दुजिन ने पूछा कि क्या वो स्टॉकर है। उसने पहले भी घर जाने को कहा था। सेक्रेटरी ने कहा कि उसे बुरा लगा था कि बॉस देर तक भूखा काम कर रहा है, इसलिए वो सुशी लेकर आया क्योंकि बॉस खाने को लेके बहुत चूजी है। थोड़ी देर बाद जब वो साथ बैठकर खाना खा रहे थे, उसने देखा कि दुजिन बहुत खोया हुआ लग रहा है। उसने मजाक किया कि कुछ तो गड़बड़ है जो इतने फोकस्ड इंसान का भी ध्यान भटका हुआ है। तभी दुजिन ने शांत स्वर में कहा, मैं शादी करने वाला हूँ। सेक्रेटरी सड़के में पानी उगलते उगलते बचा। उसने पूछा कि वो क्या कह रहा है। दुजन ने गंभीरता से कहा कि शादी जल्दी होनी चाहिए और सेक्रेटरी से उसका शेड्यूल एडजस्ट करने को कहा। सेक्रेटरी ने हैरानी से पूछा, क्या वो मजाक कर रहा है? लेकिन दुजन ने कहा कि ये मजाक नहीं है। उसने कहा कि बच्चे को इस अपार्टमेंट में पालना मुश्किल होगा, उसे एक बड़ा घर चाहिए जिसमें यार्ड हो। सेक्रेटरी उसे घूरता रह गया। उसे लगा दुजन पागल हो गया है। उसने पूछा कि वो ये सब सच में कर रहा है। दुजन ने कहा हाँ। उसने कहा कि होटल में जून के बीच में वेडिंग हॉल बुक कर दे। सेक्रेटरी ने आह भरकर कहा कि अगर दुजन ने फैसला कर लिया है तो वो कौन होता है रोकने वाला। व्यंग्य में उसने कहा कि ठीक है, वो सब कर देगा, बड़ा घर ढूंढेगा, वेडिंग हॉल बुक करेगा। लेकिन वो अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया। उसने पूछा कि ये लड़की कौन है। उसने अंदाजा लगाया कि शायद किसी क्लाइंट की बेटी है या किसी पॉलिटिशियन की। दुजन ने कहा नहीं। सेक्रेटरी और भी उलझ गया। उसने फिर पूछा तो कौन? वो हमेशा सोचता था कि ये बदलाव नई मॉडल मीना की वजह से आया, क्योंकि वो खूबसूरत और जवान थी और उसने दुजन से पर्सनल मुलाकात भी मांगी थी। सेक्रेटरी ने शक से पूछा कि क्या वो दोनों
दोनों अकेले मिले थे? दुजिन ने कहा नहीं, वो कभी मीना से नहीं मिला था। उसने कहा कि कोई और है और सेक्रेटरी को अगले दिन दहियान हाई स्कूल जाने की तैयारी करने को कहा। सेक्रेटरी हक्का बक्का रह गया क्योंकि दुजिन हमेशा ये रिक्वेस्ट ठुकराता था। उसने पूछा अब क्यों जाना है? दुजिन ने शांत स्वर में कहा मुझे अपने बच्चे की माँ से मिलना है। सेक्रेटरी जड़ हो गया, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसने क्या सुना। तभी दुजिन ने आगे कहा कि शायद उसने बताया नहीं था वो बच्चा पैदा करने वाला है। सेक्रेटरी फिर हैरान होकर वही बात दोहराता रहा। दुजिन ने कहा कि वो सुबह हाई स्कूल जाएगा, उसके मॉर्निंग मीटिंग 1 घंटा आगे कर दे। सेक्रेटरी घबराकर पूछा कि वो सच बोल रहा है? बच्चे की माँ दहियान हाई स्कूल क्यों? दुजिन ने कहा क्योंकि वो एक टीचर है। सेक्रेटरी अवाक रह गया जबकि दुजिन शांत भाव से बाहर निकल गया। दूसरा सीन दहियान हाई स्कूल में शिफ्ट होता है जहां हाईवन टीचर्स की मीटिंग में बैठी थी। मीटिंग चल रही थी लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो बार बार कागज पर डोनेल नाम लिख रही थी। उसी नाम को उसने अपने बच्चे के लिए चुना था। कई रातों की नींद की कमी और चिंता उसे थका चुकी थी। प्रिंसिपल कई बार उसका नाम पुकारते रहे लेकिन वो सुन नहीं पाई। जब उसने सुना तो उन्होंने उसे डांटा। हाईवन ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। प्रिंसिपल ने कहा कि मीटिंग सिर्फ 20 मिनट की है और वो उसमें भी ठीक से ध्यान नहीं लगा पा रही, उसे छात्रों को कैसे बढ़ाएगी। हाईवन ने फिर माफी मांगी। प्रिंसिपल ने कहा कि वो और कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आज स्टूडेंट टीचर ली भी मीटिंग में थे, लेकिन हाईवन को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मीटिंग के बाद उन्होंने मिस्टर ली से कहा कि वो हाईवन के क्लास में उनके साथ जाएं। हाईवन हैरान रह गई। उसके बगल में बैठी टीचर केम ने बताया कि मिस्टर ली कोरियन पढ़ाते हैं और फर्स्ट ईयर में ज्यादा होम रूम टीचर्स कोरियन नहीं पढ़ाते, इसलिए उन्हें भेजा जा रहा है। मिस्टर ली ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन केम ने मजाक किया कि वो अच्छे दिखते हैं और पूछा कि क्या उन्हें घूमना पसंद है। तभी केम की नजर हाईवन के पेपर पर पड़ी जहां कई बार डोनेल दिखा था। उसने पूछा कि ये किसका नाम है? हाईवन घबरा गई और बोली कि ये नाम नहीं, वो तो बस 2 लाइनें बना रही थी। मीटिंग खत्म होते ही प्रिंसिपल ने सबको याद दिलाया कि उसी शाम स्टाफ डिनर है। बाद में मिस्टर ली ने हुआन के पास आकर उसे गर्मजोशी से अभिवादन किया और कहा कि बहुत समय हो गया है। किम हैरान होकर पूछने लगी कि क्या वे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हुआन ने बताया कि वे दोनों ने एक ही कॉलेज में पढ़ाई की है। किम ये सुनकर खुश हो गई, उसे ये संयोग अच्छा लगा। लेकिन हुआंग के मन में वो पुरानी बात उभर आई जब उसने उसे चुपके से चेतावनी दी थी कि वो उससे आकर्षित न हो। उसे याद आ गया कि वो कैसा आदमी था जो दोस्तों के साथ घूमने की जगह लड़कियों के साथ होटल चला जाता था। कॉरिडोर में साथ चलते हुए ली ने कहा कि इतने समय बाद मिलना कितना अच्छा संयोग है, और उसने कहा कि वो उसे मिस करता था। फिर उसने ये भी नोट किया कि हुआंग उससे मिलकर खुश नहीं लग रही थी। हुआंग ने सख्ती से उसे कहा कि वो उसे ठीक से संबोधित करे और स्कूल में औपचारिक तरीके से पेश आए। उसने चेतावनी दी कि छात्रों के सामने ज्यादा दोस्ताना न बने और महिला स्टाफ के साथ भी सावधान रहे। ली ने हल्की हंसी के साथ पूछा कि क्या वो अब भी जलती है, और मजाक में कहा कि वो बिल्कुल नहीं बदली। उसका अंदाज हुआंग को बेहद चढ़ाने लगा। उसके मन में आया कि बदला तो वो है ही नहीं, वो वही घमंडी आदमी था जिसे वो कॉलेज के दिनों से जानती थी। उसकी यादें कॉलेज के समय में चली गईं जब उसने ली को पहली बार अपने तीसरे साल में देखा था। ली पहले साल से ही बहुत लोकप्रिय था। वो शिक्षकों के परिवार से आता था, बेहद तेज दिमाग वाला था और अपनी क्लास में दूसरे नंबर से ग्रेजुएट हुआ था। उसकी अच्छी शक्ल सूरत और आकर्षक व्यवहार के कारण वो कैंपस में बहुत मशहूर था। वो जहां भी जाता लोग उसके आसपास रहते थे। कॉलेज के दिनों में हुआंग को ये भी नहीं पता था कि ली उसके साथ ही उसी लिबरल आर्ट्स क्लास में है, जब तक कि एक दिन उसने अचानक उसे लंच खरीद कर देने की पेशकश नहीं की। कुछ दिन पहले हुआंग ने उसे अपना पेन उधार दिया था, इसलिए उसने कहा कि वो उसका एहसान उतारने के लिए लंच करवाना चाहता है। हुआंग के पास इनकार करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए उसने मना नहीं किया। उसने उसके लिए लंच खरीदा, बस इतना ही। उस दिन के बाद ली ने क्लास में आना बंद कर दिया और धीरे धीरे हुआंग उसे भूल गई। बाद में उसकी एक सहपाठी लड़की आंसू बहाती उसके पास आई और उसने कहा कि वो उससे परे हो जाए। हुआंग हैरान होकर पूछने लगी कि वो किस बारे में बात कर रही है। लड़की ने बताया कि ली ने उससे कहा है कि वो हुआंग से प्यार करता है, इसलिए वो उससे रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकता। ये सुनकर हुआंग दंग रह गई। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो ली का नाम इस्तेमाल करके अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर रहा था। उसने लड़की को साफ कहा कि वो उसे ठीक से जानती भी नहीं। लेकिन ये यहीं खत्म नहीं हुआ। बार बार अलग अलग लड़कियां उसके पास आकर रोती और उसे आरोप लगाती कि वो उनके बॉयफ्रेंड्स छीन रही है, और हर बार हुआंग को समझाना पड़ता कि वो ली को बैली जानती है। तंग आकर हुआंग ने फैसला किया कि अब उसे सीधे जाकर बात करनी होगी। वो मेरॉन को साथ लेकर ली से मिलने गई। जब उसने उससे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो मुस्कुराया और बोला कि वो इतनी शांत दिखती है कि उसे लगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने ये भी कहा कि उसे ये जानकर थोड़ा निराशा हुई कि उसकी प्रतिक्रिया इतनी सामान्य है। फिर बोला कि औरतें अजीब होती हैं, अगर वो उन्हें जरा सा भी ध्यान दे दे तो वो सोचने लगती हैं कि वो उनकी ही हैं। ये सब उसे थकाने लगा था, परेशान करने लगा था, इसलिए उसे उनसे छुटकारा पाने के लिए एक बहाना चाहिए था, और वो बहाना हुआंग थी।
व्यंग से मुस्कुराते हुए उसने पूछा, क्या वो भी उससे प्यार कर बैठी है या बस जलती है? उसकी घमंडी बातों ने हुआंग का खून खुला दिया। उसे लगा ली पूरी तरह पागल हो चुका है। हुआंग कुछ बोल पाती उससे पहले मेरॉन आगे बढ़ी और उसने ली के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार दिया। वो उस पर चिल्लाने लगी। ये देखकर हुआंग ने भी उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। उस दिन खुले कैंपस की घास पर हुआंग और मेरॉन ने मिलकर ली की जमकर पिटाई की। कई लोग गवाह थे, लेकिन बात वहीं खत्म हो गई। कुछ समय बाद ली सेना में भर्ती हो गया और हुआंग ग्रेजुएट होकर आगे बढ़ गई। उसने सोचा था कि वो उसे दोबारा कभी नहीं देखेगी, लेकिन अब किस्मत ने उन्हें एक ही स्कूल में फिर खड़ा कर दिया, दोनों शिक्षक बनकर। उसे देखकर हुआंग ने सोचा कि ये कितना भयानक संयोग है, और वो अब भी उतना ही बेशर्म लग रहा था। खुद को संभालते हुए उसने अपने छात्रों से कहा कि नए शिक्षक का अच्छे से स्वागत करें। क्लास के दौरान उसने चंग को देखते ही कहा कि वो लंच के बाद उसके ऑफिस आए। चंग ने सिर हिलाकर हामी भरी। इसके बाद ली फिर उसके पास आया। उसने बताया कि हुआंग की पहली पीरियड में कोई क्लास नहीं है और सुझाव दिया कि वो स्कूल घूमे या अपनी क्लास की तैयारी करे। लेकिन ली ने पूछा कि क्या हुआंग खुद उसे स्कूल दिखा सकती है। हुआंग सुन भी नहीं रही थी, उसका ध्यान कहीं और था। वो डुनजिन के बारे में सोच रही थी, याद कर रही थी कि उसने कहा था कि वो आज उससे मिलना चाहता है, बट उसने कोई तय की योजना नहीं बताई थी। वो सोच रही थी कि वो कैसे मिलेंगे, और वो उसके चेहरे को याद करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने किसी परिचित आकृति को अपनी ओर आते देखा। उसका दिल जोर से धड़का। वो आदमी बिल्कुल डुनजिन जैसा लग रहा था। कुछ कदम और करीब आए और वो सच में वही था। हुआंग स्तब्ध रह गई। क्या वो सच में उसे मिलने स्कूल तक आ गया था? वो जब वहीं जमी खड़ी थी तो ली ने मजाक में कहा कि उसे इतना डरने की जरूरत नहीं, वो तो बस उसे स्कूल दिखाने के लिए कह रहा था। लेकिन हुआंग संभाल नहीं पाई। उसने कहा कि उसका दिमाग घूम रहा है और वो वहां से भाग गई, ली को वहीं छोड़कर। कुछ देर बाद प्रिंसिपल डुनजिन और उनके सेक्रेटरी के साथ खड़े थे। प्रिंसिपल ने विनम्र स्वर में पूछा कि वो स्कूल किस वजह से आए हैं। डुनजिन जवाब देने से पहले ही हुआंग अचानक वहां पहुंची और उसका हाथ पकड़ा और उसे जल्दी से वहां से ले गई। प्रिंसिपल और डुनजिन का सेक्रेटरी एकदम हैरान रह गए, समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। कुछ देर बाद जब हुआंग और डुनजिन अकेले थे, वो थकी हुई आवाज में पूछने लगी कि वो वहां कैसे आए। डुनजिन ने कहा कि उन्हें मिलना था, इसलिए वो खास तौर से उससे मिलने आए हैं। हुआंग ने घबराते हुए कहा कि चंग अभी क्लास में है, पर उसने कहा कि उसे पता है। फिर उसने उनके हाथों की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मेरे हाथ छोड़ो। हुआंग चौंक गई। वो अभी तक उसका हाथ पकड़ी हुई थी। उसने तुरंत माफी मांगी और हाथ हटा लिया। डुनजिन ने पूछा कि क्या वो ठीक है, क्या उसे किसी को भेजकर पानी मंगवाना चाहिए। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला कि शायद उसकी स्टैमिना कमजोर है, वो एक्सरसाइज कम करती होगी। हुआंग ने सांस पकड़ते हुए पूछा कि वो अचानक ऐसी बातें क्यों पूछ रहा है। जवाब दिए बिना डुनजिन ने उसके बालों की एक लट धीरे से हटाई और कहा कि उसे अपना ख्याल रखना चाहिए। फिर बोला कि उसे ऐसे भाग दौड़ते नहीं फिरना चाहिए। हुआंग और भी उलझ गई। उसने कहा कि वो बाद में बात कर लेंगे जब उसका काम खत्म हो जाएगा, और उसे स्कूल छोड़ने को कहा। लेकिन डुनजिन ने कहा कि वो काम के बाद मिलने का समय नहीं निकाल पाएंगे। उसने बताया कि उसका अगला पीरियड है और उसे क्लास की तैयारी करनी है, इसलिए अभी समय कम है। उसने हल्का सा सिर हिलाया और कहा कि वो बात छोटी रखेगा। फिर बिना हिचक बोला, हमें शादी कर लेनी चाहिए। हुआंग जड़ हो गई। उसने यकीन न करते हुए पूछा कि उसने क्या कहा। शायद उसने गलत सुना होगा, लेकिन डुनजिन ने फिर दोहराया, मैं कह रहा हूं कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। हुआंग पूरी तरह सदमे में थी। उसने पूछा कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। डुनजिन ने दृढ़ता से कहा, नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। हुआंग बोली कि शादी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। डुनजिन ने शांत स्वर में कहा, बनता है, क्योंकि बच्चे को लेकर उसकी जिम्मेदारी और उसका कर्तव्य है। ये सुनकर हुआंग की आवाज तनाव में भर गई। उसने साफ कहा कि बच्चा उसका नहीं है। उसने फिर कहा, बच्चा सिर्फ उसका है। डुनजिन खामोश रहा। उसका चेहरा बिना किसी भाव के था। हुआंग ने कहा कि अगर उसके पास आज समय नहीं है तो वो उसे कॉल करे, ताकि बाद में बैठक तय करके बात ठीक से हो सके। इसी बीच प्रिंसिपल और डुनजिन के सेक्रेटरी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंचने वाले थे। प्रिंसिपल धीरे से कहने लगे कि उन्होंने हुआंग को उसी तरफ जाते देखा था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो डुनजिन को उस तरफ क्यों ले गई। हुआंग घबरा गई। सुबह ही उसे डांट पड़ चुकी थी और अगर उसे फिर देख लिया गया तो हालात खराब हो सकते थे। प्रिंसिपल और सेक्रेटरी उनके सामने आ गए। प्रिंसिपल ने सख्ती से पूछा कि अभी जो हुआ वो क्या था। सोचते हुए हुआंग तुरंत डुनजिन के करीब गई और नाटक किया कि वो लगभग गिर गई थी, और डुनजिन ने उसे संभाल लिया। उसने जल्दी से झुककर धन्यवाद किया और कहा कि डुनजिन गलती से गलत जगह आ गए थे, वो उन्हें सही जगह ले जाने वाली थी। लेकिन प्रिंसिपल उलझ गया। उसने कहा कि उसकी बात समझ नहीं आई। फिर उसने डुनजिन की ओर मुड़कर सम्मानपूर्वक माफी मांगी और कहा, मिस्टर चेयरमैन, शायद हुआंग आपको पहचान नहीं पाई। ये सुनकर हुआंग हक्का बक्का रह गई। वो डुनजिन को देखने लगी। अब उसे पता चला कि डुनजिन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो डेहान स्कूल के चेयरमैन थे। उसका दिल एकदम बैठ गया। डुनजिन ने प्रिंसिपल से कहा कि वो पहले ऑफिस लौट जाए, उसे हुआंग से अकेले में बात करनी है। प्रिंसिपल हिचकिचाया और पूछा कि क्या ये एक दूसरे को पहले से जानते हैं। डुनजिन ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस हुआंग का हाथ थामा और शांत स्वर में बोला,
मैं उसे नहीं जानता। फिर प्रिंसिपल से कहा कि वो ऑफिस वापस जाए। प्रिंसिपल ने सिर हिलाया और सेक्रेटरी के साथ अंदर चले गए और वहां हिवान और दुनजॉन अकेले रह गए। हिवान एक पल के लिए जड़ हो गई, उसे शर्म भी आ रही थी और घबराहट भी। उसके दिमाग में हजारों सोचें घूमने लगी। उसे लगा कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। वो पूरे स्कूल का चेयरमैन था, मतलब वो चाहे तो उसे किसी भी वक्त नौकरी से निकाल सकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना अजीब संयोग हुआ कैसे। क्या वो उसे निकालने आया है या फिर उसे लगा कि वो बच्चे का नाम लेकर उसे पैसे ऐंठना चाहती है। उसके मन में कड़वाहट उतर आई। शायद उसने पहले ही सब कुछ प्लान कर लिया हो। लेकिन फिर उसे याद आया कि असल में वही था जो उसके पीछे आया था। उसके एक पल की कमजोरी के बाद वही आगे बढ़ा था। सब कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद दुनजॉन ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ कहना है? हिवान ने खुद को संभालते हुए कहा कि उसे अगली क्लास की तैयारी करनी है, लेकिन उसने कामली कहा कि उनके बात अभी खत्म नहीं हुई है। हिवान बोली कि प्रिंसिपल अंदर उनका इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें भी जाना चाहिए। दुनजॉन ने जवाब दिया कि वो तो खासतौर पर उसी से मिलने आया है। हिवान ने धीमे से कहा कि उसे अंदाजा है कि वो किस बारे में बात करना चाहता है। फिर खुद को सख्त दिखाते हुए वो उसके और करीब गई और उसका टाई पकड़ लिया। उसने मन में सोचा, क्या वो सच में सोच रहा है कि वो पिछला सब कुछ भूल जाए? क्या वो सोचता है कि वो बिना इस नौकरी के जिंदा नहीं रह सकती? लेकिन उसके इतने करीब होने पर दुनजॉन एक पल के लिए उसे देखकर रुक गया। हिवान ने साफ साफ कहा कि वो पहली पीरियड खत्म होने से पहले अपनी इस्तीफा चिट्ठी जमा कर देगी। उसने कहा कि वो नहीं चाहती कि वो कभी उसके सामने फिर आए, इसलिए अच्छा होगा कि वो प्रिंसिपल से उसके बारे में कुछ न कहे। उसने जो भी करना है वो अपनी मर्जी से कर रही है और डोनल की परवरिश भी अकेले ही करेगी। ये कहकर वो तुरंत वहां से चली गई। दुनजॉन वहीं खड़ा रह गया, चुप और उलझन में। वो बस उसी की बातों के बारे में सोचता रहा और ये कि आखिर डोनल कौन है। कुछ देर बाद उसका सेक्रेटरी उसके पास आया, थोड़ा परेशान सा। सेक्रेटरी ने कहा कि वो अकेले इतने बड़े फैसले कैसे ले सकता है, जबकि डिनर मीटिंग हफ्तों पहले तय हुई थी। दुनजॉन ने शांत स्वर में कहा कि सेक्रेटरी का काम ही शेड्यूल एडजस्ट करना है जब जरूरत पड़े। उसने बोला कि प्रिंसिपल ने बहुत विनती की थी, इसलिए आने से मना नहीं कर सकता था। सेक्रेटरी ने गुस्से में कहा कि प्रिंसिपल ने तो बस अगर आप खाली हों वाली रिक्वेस्ट की थी, कोई मजबूरी नहीं थी। उसने कहा कि इतने कम समय में एक हफ्ते पुरानी डिनर मीटिंग कैंसिल कराना मुश्किल है। दुनजॉन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी बात मनवाने की कला कमाल की है, देश में दूसरे नंबर के सबसे पावरफुल स्पीकर हो। सेक्रेटरी चौंक गया और बोला, तो पहला नंबर किसका है? दुनजॉन ने हंसकर कहा, मेरा। सेक्रेटरी ने मजाक में कहा, अगर ऐसा है तो डिनर मीटिंग खुद कैंसिल कर दो। फिर उसने चढ़ाते हुए कहा कि दुनजॉन तो ऐसा इंसान है जो शेड्यूल में ना लिखा हो तो बाथरूम भी नहीं जाएगा। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया है? उसी समय दुनजॉन अचानक रुक गया। सेक्रेटरी लगभग उससे टकरा गया और पूछा कि वो अचानक क्यों रुक गया। तभी सेक्रेटरी ने भी देखा। दुनजॉन दूर खड़ी हिवान और ली को देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की सी जलन चमक रही थी। जल्दी से ध्यान हटाने के लिए दुनजॉन ने पूछा, सुनो, दुनजुल नाम कैसा गिरता है? सेक्रेटरी हैरान रह गया कि ये अचानक क्या पूछ लिया। दुनजॉन ने बात टाल दी और फिर से कहा कि डिनर मीटिंग रीशेड्यूल कर दो। सेक्रेटरी ने बड़बड़ाया कि जो लोग संगीताशुदा होते हैं वो इतने अजीब और अनकंफर्टेबल नहीं लगते। दुनजॉन बोला कि हिवान बस शर्मीली है। सेक्रेटरी हंसा और बोला कि सिचुएशन एक तरफा ही ज्यादा लगती है, जैसे दुनजॉन ही ज्यादा इन्वॉल्व्ड है। दुनजॉन ने उसे याद दिलाया, उसने कहा था कि वो मेरी जिम्मेदारी लेगी, क्या तुम अपने शब्द वापस लोगे? सेक्रेटरी घबरा गया और चुप हो गया। फिर बोला, वो सच में खास है और खूबसूरत भी। दुनजॉन ने उसे घूर कर देखा और सेक्रेटरी तुरंत चुप हो गया। कुछ देर बाद सीन बदलता है। हिवान और सीन एक साथ बैठी थी। हिवान ने धीरे से पूछा कि कल उसके अंकल ने कुछ अजीब तो नहीं कहा? सीन ने कहा, नहीं। उसने बताया कि उसका अंकल बहुत बिजी इंसान है, हर चीज पहले से प्लान करता है, कभी भी बिना सोचे समझे काम नहीं करता। ये सुनकर हिवान ने सोचा, हाँ बिल्कुल सही, वो ऐसा आदमी नहीं जो अचानक कुछ करे। फिर उसके मन में आया, क्या पिछली रात भी उसकी प्लानिंग का हिस्सा थी? क्या उसने उसे किसी प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट किया? तभी सीन ने पूछा, क्या मैं आपसे कुछ पर्सनल पूछ सकती हूँ? सीन ने बताया कि उसके छोटे भाई बहनों को जन्म देने वाली औरत उसकी असली माँ नहीं थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ कहानी वाली बुरी सौतेली माँ जैसी नहीं थी, इसलिए हिवान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिवान ने सिर हिलाया और कहा कि वो समझ गए। सीन आगे बोली, उसके माता पिता की शादी तब हुई थी जब वो सिर्फ 20 साल के थे। 21 साल की उम्र में मैं पैदा हुई। उसके पिता कहते थे कि उनका प्यार पटाखे जैसा था, तेज, चमकीला, लेकिन छोटा और जल्दी खत्म होने वाला। शायद इसलिए भी क्योंकि उसके दादा ने उस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन उसकी माँ बीमार पड़ गई और सीन सिर्फ 6 साल की थी जब उसकी माँ चल बसी। उसे माँ का चेहरा भी ठीक से याद नहीं, क्योंकि ज्यादातर यादों में माँ बीमार बिस्तर पर थी। सेन ने कहा कि उसके अंकल ने उसकी परवरिश का 80% हिस्सा संभाला, क्योंकि उसके पापा हमेशा बिजी रहते थे।
उसने पूछा, क्या हिवान ने उनके बारे में सुना है? वो एक बहुत मशहूर पेंटर है, बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनाते हैं। हिवान को याद आया कि मीरन भी सेन के पिता की पेंटिंग्स का फैन था। सेन ने बताया कि उसके पिता युवा थे, इसलिए उसने कभी नहीं सोचा था कि वो जिंदगी भर अकेले रहेंगे। इसलिए जब उसे पता चला कि उसकी सौतेली माँ उससे सिर्फ 8 साल बड़ी है तो वो चौंक गई। शुरू में संभालना मुश्किल था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कुछ गलत था। कभी कभी तो उसकी सौतेली माँ उसे बहन जैसी लगती थी। फिर हिवान ने पूछा, क्या वो अपने अंकल के साथ करीबी हैं? सेन ने कहा, बिल्कुल। पापा तो हमेशा अपने मन की करते थे, लेकिन बच्चे की देखभाल नहीं कर पाते थे। दादा दादी भी बिजी थे। अगर अंकल ना होते तो वो नानी के भरोसे पलती। उसने बताया कि उसके अंकल पिता से 4 साल छोटे हैं, लेकिन उनमें जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। पापा की लापरवाही ने अंकल को और सख्त और परफेक्शनिस्ट बना दिया। सेन मुस्कुराई और बोली कि ये सब वो इसलिए बता रही है क्योंकि वो इसे कहीं और नहीं कहना चाहती है। वो हिवान पर भरोसा करती है। वो चाहती है कि वो दोनों अपने राज बांटे। हिवान ने हल्के सा रुककर कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि कल क्या हुआ, कैसे बताए, लेकिन सीन ने उसे रोक दिया और बोली, कोई बात नहीं, ये आपकी जिंदगी है, मैं जज नहीं करूंगी। हमारे घर में पैदा होकर मैं बहुत कुछ समझदार हो गई हूँ। हिवान को दिल से अच्छा लगा और उसने थैंक यू कहा। सेन मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, बस बदले में आपसे एक चीज चाहिए। क्या? कि अगर कभी मुझे कुछ पर्सनल बात करनी हो तो क्या मैं आपके पास आ सकती हूँ? हिवान ने नरमी से कहा, जरूर, कभी भी। सेन ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा और उठकर चली गई। हिवान भी उसे आने के लिए शुक्रिया कहा और उसे जाते हुए देखती रही। जब हुआन अकेली रह गई तो उसने हल्की सांस ली और मन ही मन सोचा कि सीक्रेट्स शेयर करना वाकई कितना बचकाना लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी एक स्टूडेंट से बात कर रही थी या एक दोस्त से। थकी हुई सी उसने सोचा कि शायद सीएन ने अपने अंकल का स्वभाव थोड़ा विरासत में ले लिया है। उसने तय किया कि वो आज स्टाफ डिनर में नहीं जाएगी और सीधे घर चली जाएगी। उधर कमरे के बाहर जैसे ही सीएन बाहर निकले, उसकी दोस्त रॉनी हाफती हुई उसकी तरफ दौड़ती आई। बिना कुछ कहे रॉनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। सीएन घबरा गई और पूछा कि इतनी जल्दी क्यों और क्या हुआ है। रॉनी सांस संभालते हुए बोली कि उसके पास बहुत बड़ी खबर है। उसने बताया कि तू, उसका पड़ोसी, और कायांग, उसका क्लासमेट, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बास्केटबॉल मैच खेलने वाले हैं। सीएन को कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने कहा कि उसे परवाह नहीं, वैसे भी लंच ब्रेक खत्म होने वाला है। लेकिन रॉनी ने तुरंत जोड़ दिया कि ये कोई आम बास्केटबॉल मैच नहीं है, दोनों लड़के एक लड़की की वजह से भिड़ गए थे। ये सुनकर सीएन वहीं रुक गई। हैरान होकर पूछा कि क्या सच में किसी लड़की की वजह से? सोचते सोचते उसे तू का किसी के लिए लड़ना अजीब लगा, लेकिन जिज्ञासा हावी हो गई और वो रॉनी के साथ कोर्ट की तरफ चल पड़ी। वहां पहुंचकर सीएन चौंक गई भीड़ देखकर। रॉनी ने उत्साह से कहा कि इतनी भीड़ होना स्वाभाविक है, तू बहुत पॉपुलर था। सीएन ने आंखें घुमाई और पूछा कि रॉनी को और क्या पता है। रॉनी आत्मविश्वास से बोली कि उसे सब पता है। उसने एक सहपाठी से सुना जिसे किसी और लड़के ने बताया था, जिसने असल में दोनों को झगड़ते देखा था। उसने कसम खाकर कहा कि खबर पक्की है। कायांग ने किसी लड़की के बारे में ऐसे बात की थी जैसे वो उसकी कोई चीज हो। यही बात तू को गुस्सा दिला गई थी। जब वे बैठी, तू कोर्ट में आया और सब उसके लुक्स की तारीफ करने लगे। रॉनी ने सीएन को हल्का सा कोनी मारी और मजाक में कहा कि पिछले जन्म में उसने जरूर कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा जो तू जैसा लड़का उसका पड़ोसी बना। वो बोली कि वो बहुत जलती है। सीएन ने मन ही मन सोचा कि यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, तू का पड़ोसी होना। दुनिया की नजर में वो शांत, विनम्र और परफेक्ट लगता था, लेकिन असलियत में वो आलसी, चालाक और बेहद परेशान करने वाला था। दो अलग अलग चेहरे वाला इंसान। सीएन जानती थी कि तू हमेशा दूसरों की कमजोरियां अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, इवन उसकी भी। उसके पापा कभी उसकी शिकायतों पर यकीन नहीं करते थे तो बाकी कौन करेगा। लेकिन आज उसे थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। अगर तू को गर्लफ्रेंड मिल जाए तो शायद वो उसे परेशान करना छोड़ देगा। कुर्सियों पर हलचल हुई क्योंकि तू और कायांग कोर्ट पर उतर चुके थे। दोनों ने अपनी जैकेटें उतारी। जैसे ही तू की नजर सीएन पर पड़ी, उसे बेचैनी हुई। क्यों लग रहा था कि वो सीधा उसके पास आ रहा है। चकित रह गई जब तू उसके सामने आकर उसने अपनी जैकेट उसके हाथ में थमा दी और फिर वापस चला गया। भीड़ में सिसकियां गूंज उठी। लड़कियों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। लॉनी खुश होकर बोली, कितना स्टाइलिश मूव था। लेकिन सीएन शर्म से पानी पानी हो गई। उसे लगा तू अपनी जिंदगी को किसी 90s रोमांटिक मूवी की तरह जी रहा है। कोने में कुछ लड़कियां फुसफुसा रही थी कि सीएन वही लड़की है जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है। वो पूछ रही थी कि लड़के उसके लिए क्यों लड़ रहे हैं। कुछ ने तो ये तक कह दिया कि आजकल लड़कों के पसंद समझ नहीं आती। ये सुनकर सीएन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो अचानक खड़ी हुई, टू की जैकेट रॉनी के सिर पर फेंकी और वहां से तेजी से निकल गई। रॉनी ने जैकेट हटाई और उसे पुकारा, लेकिन सीएन नहीं रुकी। उसके मन में तूफान था। उसने खुद को कोसा कि उसे समझना चाहिए था। तू तो बस इसलिए कूदा था क्योंकि लोग सीएन की बात कर रहे थे, खासकर कायांग के शामिल होने के बाद। अब नई नई अफवाहें शुरू होंगी। उसने मन ही मन सुना कि तू जरूर ऐसा सोच रहा होगा। उसे चढ़ाने का हक सिर्फ मेरा है।
उसने गहरी सांस ली। अब उसकी जिंदगी और भी उलझन वाली होने वाली थी, लेकिन उसने एक फैसला किया, अगर वो तू को गर्लफ्रेंड दिला दे तो शायद सब ठीक हो जाए। उधर जब वो कोर्ट से निकली, ली वहां से गुजर रहा था। उसने सीएन को जाते देखा, फिर जिज्ञासा में वो अंदर आ गया और रॉनी के बगल में बैठ गया। रॉनी ने उसे देखकर शिष्टता से अभिवादन किया। उसने कहा कि उसने पहचाना। रॉनी ने तुरंत कहा, आप स्टूडेंट टीचर है। उसने मुस्कुराकर उसका नाम पूछा, तारीफ की। रॉनी का दिल धड़क उठा। ली की नजर कोर्ट पर थी, लेकिन दिमाग सीएन की बातों पर अटका हुआ था। उसे लगा कि कुछ ना कुछ चल रहा है। उसने सोचा कि रॉनी से दोस्ती कर लेना गलत नहीं होगा, शायद उससे वो बातें जान सके जो वो जानना चाहता था। सीन बदला। शाम को स्कूल स्टाफ डिनर था। एक महंगे रेस्टोरेंट में हुआन और मिस किम भी मौजूद थी। मिस किम जगह देखकर दंग थी। इतने शानदार रेस्टोरेंट में डिनर मिलना मुश्किल था। एक और टीचर ने बताया कि सुना है आज चेयरमैन डंजन स्कूल आए थे, क्या वही इस डिनर का खर्च उठा रहे हैं? मिस किम उत्साहित होकर बोली, क्या इसका मतलब चेयरमैन भी आने वाले हैं? टीचर ने सिर हिलाया और कहा कि जल्दी सीट पकड़ो। ली हुआन के पास आया और पूछा कि क्या वो उसके बगल में बैठ सकता है। उसने कहा कि उसे लोगों के बीच झिझक होती है। हुआन ने दूरी बनाए रखने के लिए कहा कि वो कहीं और जाकर बाकी टीचर से मिले, लेकिन मिस किम ने उसे टोका और कहा कि वो बदतमीजी कर रही है और ली तो बस शर्मा रहा है। तो ली उसके बगल में बैठ गया। कुछ पल बाद चेयरमैन डंजन अंदर आए। मिस किम ने हुआन को कोहनी मारी और फुसफुसाकर बोली, वो आ गए चेयरमैन। तुमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा होगा ना, कितने हैंडसम है ना। वो बोली कि उसने 3 साल पहले बस एक बार दूर से देखा था, लेकिन उनका चेहरा कभी नहीं भूली। हुआन को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वो जम्मे डंजन उसके ठीक पीछे खड़े थे। उसके दिल की धड़कन तेज होने वाली थी, वो पागल होने वाली थी। वो सोचने लगी कि वो इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हैं। ली ने उसकी हालत देखी और कंधे पर हाथ रखकर पूछा कि क्या हुआ। हुआन ने तुरंत कहा, हाथ हटाइए। ली शर्मिंदा होकर हाथ हटा लिया। तभी प्रिंसिपल खड़े हुए और सबका ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि नए सेमेस्टर की शुरुआत पर ये डिनर रखा गया है और आज अपने लंबे भाषण की जगह उन्होंने चेयरमैन को आमंत्रित किया कि वो कुछ शब्द कहें। चेयरमैन डंजन अपनी सीट से उठे और शांत स्वर में बोले। उन्होंने कहा कि अपनी स्कूल के दिनों में उन्हें सबसे ज्यादा जिस चीज से डर लगता था वो था प्रिंसिपल के लंबे भाषण सुनना। उन्होंने मजाक में जोड़ा कि आज रात इसकी कोई जरूरत नहीं है और सब लोग बस खाना एंजॉय करें और आराम से रहें। उनके छोटे हल्के बुल्के शब्दों ने सबको मुस्कुराने और ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। मिस किम ने हिवान से फुसफुसाते हुए कहा कि चेयरमैन का छोटा सा भाषण कितना अच्छा लगा, क्योंकि आमतौर पर प्रिंसिपल बहुत लंबा बोलते हैं। उन्हें चेयरमैन बेहद अच्छा, सहज और आकर्षक लगे। ली ने भी उनकी बात का समर्थन किया। फिर सब लोग दोबारा खाना खाने, बातें करने और हंसने में मशगूल हो गए। लेकिन चेयरमैन डंजन बार बार हिवान और ली की तरफ तेज पैनी नजर से देखते रहे। उनका भाव समझ पाना मुश्किल था। वाइस प्रिंसिपल ने कई बार उनका ध्यान खींचने की कोशिश की, फिर आखिरकार चेयरमैन ने प्रतिक्रिया दी। वाइस प्रिंसिपल ने शालीनता से पूछा कि क्या उन्हें खाना पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने बहुत कम खाया था और बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। चेयरमैन नंजन ने कहा कि खाना बिल्कुल ठीक है, बात वो नहीं है। उन्होंने बताया कि उनकी नज़र कमरे के पार बैठे एक व्यक्ति पर थी। उन्होंने ली की तरफ इशारा किया और पूछा कि क्या वो भी टीचर है। वाइस प्रिंसिपल ने बताया कि ली असल में डब्ल्यू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट टीचर है। चेयरमैन ने स्टूडेंट शब्द धीरे से दोहराया और धीमे स्वर में जैसे खुद से पूछा कि क्या वे शायद कम उम्र के लड़कों को ही पसंद करती है। वाइस प्रिंसिपल ने पूछा कि क्या उन्हें ली को यहाँ बुलाना चाहिए और चेयरमैन ने सिर हिला दिया। जब ली आया, उसने विनम्रता से पूछा कि क्या चेयरमैन उससे बात करना चाहते थे। चेयरमैन ने कहा कि उन्होंने सुना है कि ली डब्ल्यू यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। ली ने हल्की घबराहट के साथ बताया कि वह चौथे साल का छात्र है। चेयरमैन ने उसे सहज करते हुए कहा कि इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है, वे बस ये जानना चाहते हैं कि आजकल के कॉलेज स्टूडेंट कैसे होते हैं। लेकिन बात जल्दी ही कठिन हो गई, क्योंकि चेयरमैन ने उसे मुश्किल शैक्षिक सवाल पूछने शुरू कर दिए। ली उलझ गया, शर्मिंदा हुआ और माफी मांगने लगा कि वो सभी सवालों के जवाब नहीं जानता। फिर अचानक चेयरमैन ने पूछा कि किसी दूसरे आदमी की महिला के कंधे पर हाथ रखने के बारे में वो क्या सोचता है। ये सवाल सुनकर ली और प्रिंसिपल दोनों सन्ने रह गए। एक सेकंड बाद चेयरमैन हल्के से मुस्कुराए और बोले कि वो तो बस मजाक कर रहे थे। वाइस प्रिंसिपल ने मजबूर हंसी और उनके हास्य भावना की तारीफ की। लेकिन माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया जब चेयरमैन ने खुद ली के लिए ड्रिंक डालने का प्रस्ताव दिया। ठंडे स्वर में बोले कि वह ज्यादा नहीं पी सकते क्योंकि उन्हें किसी को छोड़ने भी जाना है। उनका चेहरा बहुत गंभीर था जब वे ली की ड्रिंक भर रहे थे। ली डर के मारे बैठा रहा, सोचता हुआ कि उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी है। टेबल पर मिस किम ने देखा कि हिवान ने अपनी ड्रिंक को छुआ तक नहीं था। उन्होंने पूछा कि वो क्यों नहीं पी रही। हिवान ने हल्के स्वर में बताया कि वो ठीक महसूस नहीं कर रही और इसलिए आज पीना नहीं चाहती। उसने कहा कि पिछले कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, शायद सर्दी लग रही है, इसीलिए अच्छा होगा कि वो जल्दी घर चली जाए। मिस किम ने साथ चलने को कहा, लेकिन हिवान ने मना कर दिया। उसने कहा कि किम ने अभी खाना भी पूरा नहीं किया है, इसलिए उन्हें रुक जाना चाहिए। मिस किम हंसते हुए बोली, अगर हिवान चली गई
तो उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं बचेगा। तभी ली वापस टेबल की तरफ आता दिखा। हिवान ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब ली आ गया है, किम उससे बातें कर सकती है और एक और ड्रिंक ले सकती है। चलने से पहले हिवान ने किम को गंभीर होकर चेतावनी दी कि ली ऐसा लड़का है जिसे लड़कियों को घुमाने की बजाय होटल ले जाना ज्यादा पसंद है। मिस किम चौंक गई और पूछा कि इसका मतलब क्या है। हिवान ने कहा कि ली का कोई सिद्धांत नहीं है, वो पूरी तरह शरारती भेड़िया है। किम जोर से हंस पड़ी और बोली कि अगर ली जैसा मासूम सा दिखने वाला लड़का असल में ऐसा निकला तो ये तो बहुत मजेदार होगा। उन्होंने मजाक में कहा कि अगर ऐसा भेड़िया उनके पास आए तो वो उसे खुले बाहों से वेलकम कर लेंगी। हिवान ने भुएं चढ़ाकर कहा कि वो मजाक नहीं कर रही हैं, ली सच में चरित्रहीन है। किम फिर से हंस पड़ी और बोली कि ये भले ही उसके पास सिद्धांत ना हो, लेकिन हमारे पास तो हैं और वही काफी हैं। उन्होंने हिवान को क्यूट कहा कि वो उनकी इतनी फिक्र करती है। हिवान ने थके हुए कहा कि बाद में ये मत कहना कि उसने चेतावनी नहीं दी थी। फिर उसने उसे गुड नाइट कहा और रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही उसने ठंडी हवा महसूस की और सोचा कि वसंत शुरू होने के बावजूद इतनी ठंड क्यों है। तभी एक आवाज से वह चौंक गई। वो डंजन था। उसने पूछा कि क्या वो घर जा रही है। हिवान थोड़ा उछली। उसने तुरंत माफी मांगी कि वो डर गया। हिवान ने कहा कि ठीक है और हाँ वो घर जा रही थी। डंजन ने साथ चलकर उसे छोड़ने का प्रस्ताव दिया। हिवान ने शिष्टता से मना कर दिया कि वो अकेले ही चली जाएगी। उसकी अनदेखी करते हुए उसने अपना कोट उतारकर उसके कंधों पर रखा और पूछा कि वो इतनी आसानी से क्यों डर जाती है। उसने उसे छेड़ते हुए कहा कि क्या उसने कोई गलत काम किया है जो इतनी नर्वस रहती है। हिवान ने गुस्से और उलझी हुई नजरों से पूछा, वो हर बार उसे ऐसे क्यों चौंकाता है। डंजन शांत स्वर में बोला कि उसे ठंड लग रही थी इसलिए कोट पहन ले। फिर उसने पूछा कि वो बाहर खड़ी क्या कर रही थी। हिवान ने स्वीकार किया कि वो रास्ता भूल गई थी। उसने कहा कि उसका दिशा ज्ञान बहुत खराब है और नई नई जगहों पर ऐसा अक्सर होता है। डंजन हल्के से मुस्कुराया और बोला कि उसकी विपरीत उसका दिशा ज्ञान बहुत अच्छा है, इतना अच्छा कि जहां रास्ता ना हो वो वहां भी रास्ता ढूंढ सकता है। फिर उसने कहा कि ठंड में खड़े रहने से अच्छा है कि वे कार में बैठ जाएं। हिवान हिचकिचाई लेकिन आखिरकार मान गई। डंजन ने कहा कि अगर वह ना होती तो वो ये डिनर अटेंड ही ना करता। उसने उसे याद दिलाया कि उसने कहा था कि वह सोचकर उससे बात करना चाहती है। हिवान ने स्वीकार किया कि हाँ उसने कहा था, लेकिन अब उन्हें बात करने की जरूरत नहीं है। डंजन ने उसे कार में बैठने को कहा और मजाक में जोड़ा कि वह अपना कोट वापस नहीं मांग रहा है। चलते हुए उसने कहा कि वे जल्दी कार में बैठ जाएं वरना कोई देख लेगा। उसने मजाक किया कि भले ही उसका दिशा ज्ञान खराब है लेकिन कम से कम उसे अपने घर का पता तो पता होगा। फिर उसका स्वर गंभीर हो गया। उसने पूछा कि हिवान के उस प्रपोजल के बारे में सोचा जो उसने सुबह दिया था। हिवान ने खिड़की की तरफ देखते हुए धीरे से कहा कि वह उससे शादी करना नहीं चाहती। डंजन ने उसे याद दिलाया कि उसका नाम डंजन है, डुनेल नहीं। हिवान ने कहा कि उसे पता है, वह हर बार यही कहता है। उसने पूछा कि क्या उसके लिए उसका नाम इतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दोपहर में उसने उसे डुनेल कहा था इसलिए वह बस उसे सुधार रहा था। हिवान हल्की सी हंसी और बोली कि डुनेल उसका नाम नहीं है, वह तो उसके बच्चे का निकनेम है। डंजन चौंक गया और पूछा कि वह ऐसे कोई निकनेम कैसे रख सकती है। उसने कहा कि वह उसका बच्चा है, डंजन का नहीं। डंजन मुस्कुराया और कहा कि बच्चा आधा उसका भी है। हिवान भड़क गई और दृढ़ता से कहा कि वह बिल्कुल गलत है, वह बच्चा उसका नहीं है। उसके चेहरे का भाव गाढ़ा हो गया और उसने कार की स्पीड बढ़ा दी। फिर उसने ठंडे स्वर में पूछा कि हिवान के पास कोई सबूत है, कोई भी प्रूफ कि वह पिता नहीं है। हिवान ने उसे धीमा चलाने को कहा। फिर उसने धराया कि वह बच्चा उसका नहीं है, लेकिन रंजन ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा कि उसे उसकी बात पर यकीन करना मुश्किल लग रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि हिवान ऐसा क्यों कह रही है। उसने कहा कि अगर वह उसे सच में मनाना चाहती तो उसे वह आदमी दिखा रही जिससे वह शादी करने वाली है, जबकि उसे तो ऐसा कोई आदमी है ही नहीं लगता। उसने ताना मारा कि वे नहीं मान सकता कि बच्चे का निकनेम सच में डुनेल है। उसने पूछा कि आखिर उस नाम में खराबी क्या है। नंजन ने व्यंग में कहा कि दुनिया में इतने निकनेम हैं, फिर वही क्यों। उसने गुस्से में पूछा कि वह अपने बच्चे को वैसा अजीब सा निकनेम क्यों दे रही है। हिमान की आवाज़ गुस्से से कांपती हुई ऊंची हो गई। उसने कहा कि वह अपने बच्चे का नाम डुनेल ही रखेगी और ये अंतिम फैसला है। उसकी इस बात के बाद कार में गहरी खामोशी छा गई। कुछ देर तक दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। हिवान चुपचाप बैठी थी और अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो लोग एक बच्चे के निकनेम जैसी छोटी सी बात पर बहस कर रहे थे। लंबी खामोशी के बाद आखिरकार डुंजान ने कहा कि ठीक है। हिवान ने भौएं चढ़ाकर पूछा कि उसका मतलब क्या है। उसने समझाया कि भले वो उस निकनेम से पूरी तरह खुश नहीं है, लेकिन अगर उसे वही पसंद है तो डुनेल ही उनके बच्चे का निकनेम हो सकता है। हिवान ने तुरंत उसे ठीक किया और कहा कि उसने हमारे से उसका और अपना मतलब नहीं निकाला था, उसने बस एक आम तरीके से वो शब्द इस्तेमाल किया था। मगर डुंजान मानने को तैयार नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा कि चूंकि कार में सिर्फ वे दोनों बैठे थे तो हमारे का मतलब स्वाभाविक रूप से दोनों ही हैं। उसके लॉजिक के अनुसार डुनेल उनका बच्चा था। हिवान ने अविश्वास में लंबी सांस ली।
उसने समझाया कि आमतौर पर जब कोई औरत ना कह दे तो बात वहीं खत्म हो जाती है। वो चाहती थी कि वो समझे कि उसका उसे कोई तकलीफ देने का इरादा नहीं था, लेकिन डुनजान ने दृढ़ता से कहा कि वो नहीं चाहता था कि बात इस दिशा में जाए। उसका कहना था कि इतने जरूरी मुद्दे इतनी आसानी से खत्म नहीं होते और उसे समझ नहीं आता कि उसके फैसले से उसे कौन सी असुविधा हो सकती है। हिवान सीधा सामने देखने लगी और धीरे से पूछा कि वो आखिर उससे चाहता क्या है। बिना झिझक उसने कहा कि वो पहले भी बता चुका है कि वो उससे शादी करना चाहता है। हिवान ने थककर याद दिलाया कि वो पहले ही ना कह चुकी है। फिर डुनजान ने उसे गंभीरता से देखते हुए पूछा कि आखिर वो उसे इतनी नापसंदगी क्यों करती है। हिवान चौंक कर उसकी ओर देखने लगी। उसके मन में बात साफ थी, ये नफरत की बात नहीं थी। आखिर कोई भी इतनी हैंडसम चेहरे और परफेक्ट बॉडी को देखकर ये नहीं कह सकता कि उसे पसंद नहीं। लेकिन शादी शादी पसंद पर नहीं टिकती। शादी समझदारी, भरोसे और रिश्ते की गहराई पर बनती है, जो उनके बीच नहीं थी। डुनजान ने फिर मांग की कि वो उसे ऐसा कारण बताए जो वो स्वीकार कर सके कि वो उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती। हिवान ने कहा कि वे दोनों एक दूसरे को ठीक से जानते ही नहीं हैं, पर डुनजान ने कहा कि वो गलत है। उसने दावा किया कि वो उसके बारे में बहुत कुछ जानता है, उसकी पसंद, वो कौन सी किताब पढ़ रही थी, यहाँ तक कि पिछले महीने वो किस तरह का म्यूजिक सुन रही थी। उसकी बातें सुनकर हिवान अनायास तौर पर उस रात को याद कर बैठी जो वे एक साथ गुजार चुके थे। फिर बेहद शांत लेकिन हल्की सी सिरहन देने वाली आवाज में डुनजान ने कहा कि उसे ये भी पता है कि उसे कहाँ छूने पर वो उत्तेजित हो जाती है। उसने उसके शरीर के बारे में ऐसे ऐसे विवरण बोले कि हिवान का दिल शर्म से तेज धड़कने लगा। उसने ये भी कहा कि उसे पता है कि जब वो उसके कान के पास किस करती है तो वो कैसे सांस लेता है, और जब वो उसकी जांघ छूती है तो कैसे सिहर उठता है। शर्मिंदा होकर हिवानी उसे ये सब बंद करने को कहा, लेकिन वो जारी रहा। उसने कहा कि यही तो वो विषय है जिस पर वे सबसे ज्यादा समय बिता रहे थे, और उसे वो समय काफी पसंद आया था। हिवान ने फिर कहा कि उनकी समस्या यह है कि वे एक दूसरे को शादी के लायक जान ही नहीं पाए। डुनजान ने जवाब दिया कि वे एक दूसरे को जानना शुरू कर सकते हैं, और कम से कम एक जगह तो वे पहले से ही एक दूसरे के साथ तालमेल बिछाते हैं, और वे वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। हिवान ने तुरंत इनकार कर दिया। उसने कहा कि शादी प्यार पर आधारित होती है, सिर्फ शारीरिक आकर्षण पर नहीं। न वो उससे प्यार करती, न वे उससे, और ये सब शारीरिक इच्छाएं एक दिन खत्म हो जाएंगी। लेकिन डुनजान ने बोला कि वे प्यार पर काम करना शुरू कर सकते हैं, अभी से। हिवान ने हैरानी से पूछा कि उसका मतलब क्या है। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला कि वो प्यार की बात कर रहा है, वो भी शुरू किया जा सकता है। फिर वो पूछने लगा कि अगर अगला दिन फ्री हो। हिवान ने तुरंत कहा कि वो अवेलेबल नहीं है, उसे स्कूल जाना है और दोस्तों के साथ प्लान्स है। डुनजान ने कंधे उचकाए और कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं, वो भी साथ हो लेगा। उसने कहा कि वे एक रात एक साथ गुजार चुके हैं, वो प्रपोज कर चुका है, तो भले ही चीजें उल्टी चल रही हों, लेकिन कम से कम डेटिंग से शुरुआत तो की जा सकती है। हिवान ने फिर मना कर दिया, कहते हुए कि वो बिल्कुल नहीं जाना चाहती। डुनजान ने भौं सिकोड़ी और कहा कि ये गैर जिम्मेदारी है। तो हिवान ने हैरानी से पूछा कि डेट से इनकार करना गैर जिम्मेदारी कैसे हो गया। डुनजान ने कहा कि अगर बच्चा बीच में ना होता तो वो उसकी बात मान लेता, लेकिन अब जबकि एक बच्चा है, डुनेल, तो उसकी ये बातें ऐसे लग रही थी जैसे वो कोशिश भी नहीं करना चाहती। वो चाहता था कि उनका डुनेल दोनों के प्यार में पले बढ़े, एक गर्म प्यारे परिवार में, और इसका मतलब था उन्हें शादी करनी चाहिए। लेकिन फिर उसने याद दिलाया कि हिवान खुद कह चुकी है कि वो प्यार के लिए शादी करना चाहती है, मजबूरी में नहीं। तो इसलिए उसने सुझाव दिया कि उन्हें पहले एक दूसरे को ठीक से जानना चाहिए, और अपने बच्चे की खातिर एक डेट पर जाना बिल्कुल सही होगा। उसने अगले दिन बाहर चलने का प्रस्ताव दिया। आखिरकार हिवान ने हार मानकर हाँ कहा, लेकिन साफ किया कि डेट पर जाने का मतलब ये नहीं कि वो शादी के लिए राजी है। वो मुस्कुराकर बोला कि अभी के लिए इतना ही काफी है। गाड़ी चलाते हुए हिवान मन ही मन सोच रही थी कि वो आदमी हमेशा अपनी बात मनवा ही लेता है। सीन बदलता है मीरॉन के घर पर। हिवान मीनहुक को साथ लेकर मीरॉन के घर पहुंची। उसने मीरॉन से कहा कि चाहे उनका झगड़ा हुआ हो, लेकिन उसे कम से कम दरवाजा तो खोलना चाहिए था। मीनहुक बाहर बैठा रो रहा था। हिवान ने मीनहुक को अंदर आने को कहा, मगर मीरॉन ने रोक दिया। उसने कहा कि उससे भी जरूरी बात है। उसने बताया कि उसने पता लगा लिया कि हिवान के बच्चे का पिता कौन है। उसने कहा कि उसे पहले पहले बहुत जाना पहचाना लग रहा था, और अब समझ आई कि वो हिवान के स्कूल का वाइस प्रेसिडेंट है। हिवान शांत रही, कोई चौका नहीं दिखाया। तो मीरॉन उलझन में पूछने लगी कि क्या उसने उसकी बात समझी भी है या नहीं। फिर उसने जोड़ा कि वो आदमी असल में चेयरमैन का बेटा है। हिवान ने बस कहा, हाँ उसे पता है। मीरॉन ने आगे बताया कि वो आदमी ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन उसके पिता कह चुके हैं कि जल्द ही वो पूरी कंपनी संभालेगा। उसने बताया कि उसके पिता ने उसे पिछले साल एक चैरिटी इवेंट में उससे मिलवाया था। मीनहुक ने पूछा, क्या सच में पिछले साल? मीरॉन ने कहा, जी हाँ, न्यू ईयर पर। लेकिन उसने गलती से कह दिया कि उस दिन हिवान किसी और के साथ न्यू ईयर मनाने गई थी। ये सुनकर मीनहुक का चेहरा बदल गया। वो गुस्से में बोला, क्या हिवान ने उसे छोड़कर किसी और से मिलने गई थी? हिवान ने तुरंत कहा कि बात वैसी नहीं थी, उसके पिता ने उसे जबरदस्ती भेजा था, उसने खुद नहीं जाना चाहा था। मीनहुक नाराज होकर उठ खड़ा हुआ और कहा कि उसे उससे अकेले में बात करनी है। अगला दृश्य दूसरे कमरे में।
मीरॉन धीमी आवाज में बोली कि उसने उस दिन झूठ बोला था, लेकिन जानबूझकर नहीं। वो सच में न्यू ईयर पर उससे मिलना चाहती थी, लेकिन उसके पिता बहुत जिद कर रहे थे। उसे समझ नहीं आता था कि उसका पिता उसे बचाना चाहता था या बस अपने मर्जी चलाना चाहता था। उसने कहा कि ये कोई ब्लाइंड डेट नहीं थी, लेकिन उसके पिता ने धमकी दी थी कि अगर वो नहीं गई तो वो उसे घर घसीट कर वापस ले आएंगे। मीनहुक ने कहा कि वो बात नहीं है जो वो कहना चाहता है। उसने कहा वो और हिवान बचपन से साथ बड़े हुए हैं, बहन भाई जैसे, क्योंकि उनकी माताएं बहुत करीबी थीं। उसने कहा कि बचपन में हिवान को अक्सर उसकी माँ के पास छोड़ दिया जाता था। पहले दिन उसे वो भुस्कुराई तक नहीं, बल्कि पूछा कि क्या उसकी माँ उसे छोड़ दें हैं। उसने कहा कि उसकी माँ कहती थी कि अगर हिवान रोती या गुस्सा करती तो उतना दुखद नहीं लगता, और वो समझता है कि इसकी माँ का मतलब क्या है। उसने कहा कि हिवान उसके लिए परिवार जैसी है, कभी भी उसने उसे एक औरत के रूप में नहीं देखा। उसकी रक्षा करना बस एक आदत बन गई थी। फिर उसने कहा कि अगर इससे मीरॉन को तकलीफ हुई हो तो वो सुधारने की कोशिश करेगा। उसे समझ नहीं आता था कि उससे उसके व्यवहार से कितना असर होता है, और शायद इसका मतलब है कि वो उसे बहुत गहराई से पसंद करता है। मीरॉन चौंक कर पूछने लगी कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। वो बोला कि उसका बिजनेस शुरू होने से पहले बिगड़ रहा है, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं लगा पा रहा था जब मीरॉन उससे बात नहीं कर रही थी। उसने बताया कि वो पूरा दिन उसके घर के बाहर इंतजार करता रहा, सिर्फ ये सुनने के लिए कि वो उससे बात करने को तैयार है कि नहीं। फिर वो उसके करीब आया और पूछा कि क्या अब उसकी नाराजगी खत्म हो गई। एक कदम और बढ़ाया और बोला, क्या तुम कुछ देखना चाहती हो। मीरॉन के जवाब देने से पहले वो झुका और बोला, वो उसे किस करने वाला है। वो चौंक कर बोली, क्या वो पागल हो गया है, हिवान बाहर इंतजार कर रही है। उसने कहा, ये सिर्फ एक किस होगी। लेकिन वो सिर्फ किस पर खत्म नहीं हुआ।